फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं 69वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल सीरीज को। और आज हम लोग देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री, जिसमें बिहार के प्राचीन इतिहास को देखेंगे। और ये एक वीडियो में उन सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया है जो आप इसमें देखने जा रहे हैं। अगर आप भी करते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी, तो कर ले चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाए हमसे। हम आपके प्रिपरेशन को बनाएंगे और भी बेहतर और भी मज़ेदार और बदलेंगे प्रिपरेशन को सक्सेस में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल प्राचीन इतिहास को करने वाले हैं, जिससे प्रायः पीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आपको लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें दृष्टि आईएएस के जो मॉक टेस्ट है उसको सोल्व किया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के इस कड़ी को। बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये कीकट हो जाएगा। प्राचीन बिहार के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? पुरातात्विक, साहित्य, यात्रा वृत्तांत और इनमें से सभी। तो प्राचीन बिहार के संबंध में जानकारी के स्रोत ये सभी हैं। पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुआ है, साहित्य भी है और यात्रा वृत्तांत भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी। मध्य पाषाण काल के अवशेष बिहार के किस जिले में मिला है? गया, पूर्णिया, मुंगेर या फिर मधुबनी। मध्य पाषाण काल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो आप पढ़े होंगे गया के जेठियन बांध के बारे में पढ़ा होगा, जो कि आगे चल कर के कनेक्ट होता है हमारे इतिहास से। मध्य पाषाण काल के जब अवशेष पूछता है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि गया का भीम जेठियन, गया में जो बांध है वो किससे संबंधित है। बिहार में नवपाषाणकालीन हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? चिरांद, मनेर, सिनुआर, चेचक, इनमें से चेचर और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में जो नवपाषाणकालीन है उसमें हड्डी चिरांद, मनेर, सिनुआर और चेचर सभी में पाए गए हैं। बिहार में कृषि तथा पशुओं को पालतू बनाने का कार्य किस युग में शुरू हुआ? नवपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण या मध्य पाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल इसका सही उत्तर होगा। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था और आदि मानव ने सबसे पहले किस हथियार का प्रयोग किया था। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो हम इसको नीचे वेट करके कल डाल देंगे इसके उत्तर को। अब आते हैं वैदिक और महाजनपद काल। बिहार में आर्यों का आगमन कब हो रहा है? उत्तर वैदिक काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाजनपद काल, ऋग वैदिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो आर्यों का आगमन हो रहा है वो उत्तर वैदिक काल में हो रहा है, क्योंकि ये लोग पश्चिम से आ रहे हैं। तो पश्चिम वाले क्षेत्र में ये लोग वैदिक काल के प्रारंभ में रहते हैं। धीरे धीरे ये पूरब की ओर मुड़ते हैं और फिर ये इनका आगमन बिहार में होता है, नहीं उत्तर वैदिक काल में। इसके बारे में जो जानकारी है वो शतपथ ब्राह्मण से भी मिलती है। वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिला है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण। तो सही उत्तर होगा शतपथ पुराण। वराह पुराण में किस प्रदेश को अपवित्र प्रदेश कहा गया है? आर्यावर्त को या कीकट को? वराह पुराण का बात हो रहा है तो वराह पुराण में बिहार को यानी इसको कीकट नाम से संबोधित किया गया है और अपवित्र प्रदेश कहा गया है। सदानीरा नदी की पहचान बिहार के किस नदी से की जाती है? सदानीरा नदी गंगा, कोशी, बागमती या गंडक नदी। तो हम लोग जानते हैं सदानीरा का मतलब होता है जो हमेशा बहने वाली नदी हो। तो ऐसे में यहाँ से गंडक नदी को बिहार के सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में राजगीर, गया और पुनपुन को पवित्र क्षेत्र कहा गया है? तो यह वायु पुराण में राजगीर, गया और पुनपुन को पवित्र प्रदेश के रूप में कहा गया है, जाना गया है। किस ग्रंथ में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा है? वराह पुराण, वायु पुराण। ये और भी दोनों, ना तो ए और ना ही बी, ये यहाँ से हम लोग को बताना है। तो वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज्य कहा है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो
एक चुनना है और महत्वपूर्ण चुनना है तो बहुत आसान है। मगध जो है वो उत्तर वैदिक काल नहीं, मगध का आगमन होता है महाजनपद काल में, सॉरी फ्रेंड्स। सो बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो ये विदेह होगा। विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं? तो जो विदेह राज्य का वर्णन है ये यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। इसमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में थे? तो ये 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर, प्रश्न संख्या 10 यानी 10 पे। मगध, अंग और वज्जी जो था ये 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित था। ये बहुत आसान प्रश्न था। 10वें प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? मतलब अंग महाजनपद जो था वो वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खगड़िया, कटिहार, मुंगेर और भागलपुर, पटना और गया, वैशाली और सीतामढ़ी। तो ये हम लोगों को बताना है कि बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, पटना, गया या फिर वैशाली और सीतामढ़ी। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो अंग महाजनपद था, जैसे कर्ण का चर्चा जो महाभारत में मिलता है वो अंग जनपद से ही मिलता है। सो अंग महाजनपद का जो क्षेत्र था ये बिहार में मुंगेर और भागलपुर के पास का क्षेत्र था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। चंपा, ग्रीवर्च, गया और वैशाली। तो चंपा जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग आते हैं। इस तरह से हम लोग प्रश्न को सोल्व करते चल रहे हैं और अगर आपको जिन प्रश्नों के उत्तर पता हो आप उसे लिख सकते हैं या आप काउंट करके स्कोर के रूप में मुझे जरूर बताइएगा कितना स्कोर आता है आपका। अंग राज्य का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अंग जो है वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी चंपा थी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? ये बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। ग्रीवर्च जो थी यानी राजगृह के पास, ये प्रथम राजधानी थी मगध की। बिहार के किस क्षेत्र में मगध महाजनपद स्थित था? मतलब वर्तमान बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पहले मगध था? गया और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा मगध महाजनपद जो है वो गया और पटना में स्थित था। मगध का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद, अथर्ववेद ऐसा ऑप्शन है। ये बहुत आसान प्रश्न है। मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो जो मैं बता रहा था फ्रेंड्स कि आप अपने स्कोर को भी चेक करें और आप यहाँ उसे बताते रहें ताकि आपका भी वीडियो देखना सार्थक हो और मेरा बनाना भी सार्थक हो। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए कुछ है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे बीपीएससी 69वीं के लिए हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है इसका प्लेलिस्ट दिया गया, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। मगध और अंग को चंपा नदी अलग करती थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था इसमें कहाँ थी? तो वैशाली में थी जो 46वीं बीपीएससी में पूछी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा 18th का सी, वैशाली। वज्जी महाजनपद कुल कितने संघों का था? वज्जी महाजनपद कितने कुलों का संघ था? 8, 6, 11 या 21? तो वज्जी महाजनपद उस समय का बहुत शक्तिशाली और प्रभुत्व वाला वंशज था। इसमें वज्जी महाजनपदों में कई कुलों को मिला करके ये महाजनपद बना था। तो इसमें जो कुल थे वो 8 कुल मिलाए गए थे जो वज्जी महाजनपद का निर्माण करता था। इसी के अंतर्गत यात्रिक आता था जो आप लोग पढ़े हुए हैं। आगे चल करके आप धार्मिक युगों में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबको जहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ यात्रिक का उल्लेख मिलता है, यात्रिक कुल का। कौटिल्य ने किस राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है? मिथिला, कुंडग्राम, लिच्छवी, इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने किस राज्य को राज शब्दोपजीवी संघ
के रूप में वर्णन किया है या माना है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है वैशाली की नगरवधु का खिताब किसे दिया गया था, तो यह आम्रपाली को दिया गया था। वैशाली के नगरवधु का खिताब आम्रपाली को दिया गया था। लिच्छवी राजवंश का प्रथम शासक कौन था, श्रुति, चेटक, नमनेदिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो लिच्छवी राजवंश का जो प्रथम शासक थे, लिच्छवी राजवंश के जो पहले शासक थे, ये आपको बताना है। अगर आप इनका उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए। वैसे सही उत्तर इसका नमनेदिष्ट है। नेक्स्ट, विदेह वंश की स्थापना किसने की थी? ये अभी ऑप्शन आपके सामने रहेगा तो आप यहाँ से ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। विदेह वंश की स्थापना किसने की? मिथि जनक विदेह, निमि विदेह, सिरध्वज जनक या फिर करल जनक? तो मिथे विदेह वंश की जो स्थापना थी वो निमि विदेह के द्वारा किया गया था। 23 का जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, निमि विदेह। किस शासक ने मिथिला की स्थापना की थी? तो जब बात मिथिला की स्थापना की आती है तो करल जनक, सिरध्वज जनक, मिथि जनक विदेह या निमि विदेह, इसमें चुनना है। तो जो मिथिला की स्थापना की थी, मिथिला के जो संस्थापक थे वो मिथि जनक विदेह थे। विदेह वंश के किस शासक की पुत्री सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था? तो ये सिरध्वज जनक थे। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, सिरध्वज जनक, करल जनक, निमि विदेह या मिथि जनक। तो सही उत्तर हो जाएंगे सिरध्वज जनक। विदेह वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम बताना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ बीपीएससी 69 के लिए बनाए गए सारे वीडियो के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और ये प्लेलिस्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रिपरेशन करा देंगे बीपीएससी के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर। तो आप इसे एक बार जरूर देख लें। विदेह वंश के अंतिम शासक कौन थे, यह है प्रश्न। तो सही हो जाएगा करल जनक जो थे वो विदेह वंश के अंतिम शासक थे। अब हम लोग इन कर रहे हैं मगध साम्राज्य में। आगे जो प्रश्न आएंगे ये अब मगध साम्राज्य से जुड़े आएंगे। सबसे पहला प्रश्न, मगध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये ऊपर हम लोगों ने किया है। इस प्रश्न का उत्तर अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। मगध की राजधानी राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई थी? मगध का सर्वप्रथम वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था, इसका आंसर करना बहुत आसान है। अथर्ववेद इसका सही आंसर होगा। और मगध की राजधानी राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरी थी आपको बताना है। तो मगध की जो राजधानी थी राजगृह वो 3, 5, 2, 7 5 पहाड़ियाँ यहाँ पे थी। आपको उन 5 पहाड़ियों के नाम बताने हैं और ये भी बताना है कि उसमें से किस पहाड़ी पर महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। मगध की राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, जरासंध या बृहदर्थ? रिपुंजय इसका सही उत्तर होगा। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मगध साम्राज्य के किस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? बृहदर्थ, शिशुनाग, नंद या फिर हर्यक वंश? उत्तर करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा समय दे दूंगा, इसके बाद ही ऑप्शन बताऊंगा। जैसे इसका ऑप्शन हर्यक वंश सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हर्यक वंश के निम्नलिखित शासक बुद्ध के समकालीन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, दोनों, इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड, उत्तर होगा दोनों। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे। जैन साहित्य में हर्यक वंश के किस समाज को श्रेणिक कहा गया है? किस शासक को श्रेणिक कहा गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदाहीन, नागदशक। सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ही पहला है जिसने सेना रखा था और इसलिए इसको सेनिया भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ बिंबिसार ने विवाह किया था? और ये स्क्रीन पे है आपका ऑप्शन। चेलना, महाकोशला, क्षेमा, इनमें से सभी? फ्रेंड, बिंबिसार ने इन तीनों से शादी किया था, चेलन, महाकोशला और क्षेमा।
सो सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? मैं आपको थोड़ा समय दे दूंगा ताकि आप आंसर कर पाए, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। सो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? बिंदिसार, अशोक, अजातशत्रु या बिंबिसार? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में जीवक जो था वो वैद्य था। राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या अजातशत्रु? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। अस्थाई सेना रखने की परंपरा किस शासक ने शुरू की थी? ये तो बहुत आसान है, हम लोग ने ऊपर अभी पढ़ा ही था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिंबिसार। ये बहुत आसान था, लेकिन अगले प्रश्न इसको आपको सोल्व करने का समय दूंगा और फिर मैं बताऊंगा आपको इसका उत्तर। किस शासक को कुणिक के नाम से जाना जाता था? धनानंद, अशोक, अजातशत्रु या बिंबिसार? अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 11 का सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? जरासंध, शिशुनाग, बिंबिसार या महापद्मनंद? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। इसका सही उत्तर होगा। मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए कुछ फ्री टेस्ट्स और इस तरह के इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है जो आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। एक राजनीतिक था वात्स्यकाल, अगला क्वेश्चन है, वो किसके दरबार में मंत्री पद पर था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक? सही उत्तर अजातशत्रु है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसी वात्स्यकार ने एक इनके जो मंत्री थे उनके साथ मिलकर फूट डालने की नीति अपनाकर लिच्छवी वज्जियों को हराया था और उन्हें उन पे कब्जा किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह किससे हुआ? नागदशक, अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, नागदशक, अशोक या बिंबिसार? तो बहुत आसान प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 42वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध का आगमन हुआ था एक्चुअली। पाटलिपुत्र को बसाने वाले राजा का नाम बताना है, तो ये बहुत आसान है, उदयन हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में उदयन कहाँ का राज्यपाल था? अब यहाँ पर ऑप्शन आपके समक्ष है, चंपा, पाटलिपुत्र। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप सारे ऑप्शन को देख पाए। चंपा, पाटलिपुत्र, राजगृह या वैशाली? तो अजातशत्रु के शासनकाल में उदयन जो है वो चंपा का राज्यपाल था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे देंगे। मुंडक, अजातशत्रु, नागदशक या उदयन? सही उत्तर होगा सी, नागदशक जो है वो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। इसको मारने के बाद, मतलब नागदशक को मारने के बाद ही शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ था, ये आप जानते हैं। तो अब यहाँ से अगला वंश शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये शिशुनाग ही शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के समय हुआ था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये सब वो प्रश्न है जो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन करने वाले हर एक को पता होना ही चाहिए। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वे महापद्मनंद थे। और
यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि भारत के इतिहास में पहला शूद्र शासक कौन था, उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक और एकराट कहा गया? तो ये सारी उपाधियां महापद्मनंद को दी गई थी, यानी सही उत्तर हो जाएगा 23 का ए, महापद्मनंद। ये याद रखिएगा, महापद्मनंद को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एकराट, इन सारे उपाधियों से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 24, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? 44वीं बीपीएससी का प्रश्न है। धनानंद इसका सही उत्तर होगा। ग्रीक लेखकों में किसे अग्रमीज कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद, धनानंद या अशोक? तो यूनानियों ने धनानंद को अग्रमीज कहा था। अब हम लोग मौर्य वंश में आते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो बहुत आसान है, मौर्य राजवंश, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछी गई थी। दूसरा प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या बिंबिसार? तो सही उत्तर हो जाएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। किस शासक को सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? किस शासक को सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को ये अलग अलग नाम मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 4। सैंड्रोकोटस की पहचान सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया गया था। किसने किया था वो बताना है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचाना था? जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क या विलियम जोन्स? तो सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर उसकी पुत्री हेलेन से विवाह किया था? सेल्यूकस निकेटर इसका सही उत्तर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेल्यूकस निकेटर किस राजा का सेनापति था? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? बहुत आसान प्रश्न है, इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ये आपको चाणक्य हो जाएंगे, बहुत आसान प्रश्न है ये। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? आजीवक संप्रदाय के थे ये। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? तो बिंदुसार इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस मौर्य शासक को अमित्रघात, भद्रसेन और सिंहसेन के नाम से पुकारा गया? ऑप्शन में है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आप अच्छे से देख पाए। किस मौर्य शासक को अमित्रघात, भद्रसेन और सिंहसेन कहा गया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं? तो बिंदुसार इसका सही उत्तर है। किस मौर्य शासक के दरबार में एंटीयोकस का राजदूत डायमेकस आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। सिंहली अनुश्रुतियों को माने तो अशोक ने कितने भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था? तो इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक राज्याभिषेक के डैश वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है 8वें वर्ष, 14वें वर्ष, 8वें वर्ष, 14वें वर्ष, और मैं ऑप्शन को ऊपर कर दूँ 10वें वर्ष या 11वें वर्ष, इसमें से आपको चुनना है और बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 10वें वर्ष। देवनाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? ऑप्शन आपके समक्ष है। अशोक इसका सही उत्तर होगा। अशोक ने किससे दीक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था?
महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र तीस या वसुमित्र। तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें मोगलीपुत्र तीस सही होगा। बौद्ध ग्रंथों को माना जाए तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया? 85, 84, 81, 75। ये सब हजार में है। सही उत्तर हो जाएगा 84,000। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? ये हम लोगों ने भी प्रश्न किया। सही उत्तर है 84,000। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? 5, 4, 3 या 6। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को टोटल प्रांत जो जिसमें उसने डिवाइड किया था ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? प्राइमरी टीचर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। वैशाली, उज्जैनी, सांची या पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र सही उत्तर है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया? तो ये करने वाला शासक अशोक ही था। अशोक के बृहद शिलालेखों की क्या संख्या है? ये हमारा अगला प्रश्न है। बृहद शिलालेख का मतलब होता है बड़ा शिलालेख जो है। अशोक के जो बृहद शिलालेख है उसकी संख्या क्या है? तो ए ऑप्शन है 8, 13, 14 या 18। ए, बी, सी, डी इसमें से चुनना है। अशोक के टोटल बृहद शिलालेख कितने हैं? अगर आपने पढ़ा है तो आप पढ़े होंगे कि डैश शिलालेख में डैश का वर्णन है। ऐसे टोटल 14 शिलालेख है। मानसेहरा जो शिलालेख है इसकी लिपि क्या है ये बताना है। खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी इनमें से कोई नहीं। मानसेहरा की लिपि बतानी है। मानसेहरा शिलालेख की जो लिपि होगी वो होगी खरोष्ठी। बिहार में किस स्थान से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं? स्क्रीन पे है ऑप्शन। पश्चिमी चंपारण, सासाराम, पूर्वी चंपारण या सारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने किया था। 40वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अशोक के लघु स्तंभ लेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लघु स्तंभ लेख बोल रहा है। कौशाम्बी, सारनाथ, रुमिनदेई, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि अशोक के जो लघु स्तंभ लेख हो कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये रुमिनदेई, सारनाथ, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांक सिद्धांत में क्या शामिल है? राजा, आमत्य, कोश या सभी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजा के लिए सप्तांग, एक शासक के लिए सप्तांक का वर्णन किया है जिसमें इन सभी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ, अध्यक्ष, अमात्य या गूढ़ पुरुष। सही उत्तर हो जाएगा ए, तीर्थ। अगले प्रश्न में आते हैं। अर्थशास्त्र में डैश तीर्थ एवं डैश अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। 17 और 26, 14, 26, 18, 26, 18 या 21। तो सही उत्तर हो जाएगा 18 और 26। किसने चतुरंग बल को सेना का प्रमुख अंग बताया है? चाणक्य, मेगास्थनीज, जस्टिन या सेल्यूकस। चतुरंग बल को सेना का प्रमुख किसने बताया है? तो चतुरंग बल को सेना का जो प्रमुख बताया है, मतलब जो ये चतुरंग बल होता है ये सेना का प्रमुख अंग होता है, इसके बारे में चर्चा चाणक्य ने की है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन या स्ट्रैब। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था।
अर्थशास्त्र में निम्नलिखित न्यायालयों की चर्चा की गई है। तो इसमें दोनों है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दोनों है। सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी। तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन जो है ये दो प्रकार के उस समय न्यायालय हुआ करते थे। धर्मस्थीय जो है वो दीवानी न्यायालय, जबकि कंटक शोधन जो है वो आपराधिक मामलों के लिए न्यायालय था, यानी फौजदारी न्यायालय था। धर्मस्थीय न्यायालय किस प्रकार की न्यायालय थी? तो दीवानी न्यायालय थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? एक बहुत बढ़िया प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है बी, गुड़ पुरुष इसका सही उत्तर है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की गई है? तो 9 प्रकार के दासों की चर्चा है। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। संभ्रांत घरों की स्त्रियों को चाणक्य ने क्या कहा है? रूपा जीवा, अनिष्कासिनी या वधू? तो जो संभ्रांत घर की स्त्री थे इनको अनिष्कासिनी कहा है। मौर्य काल में भूमि कर उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/4, 1/3, 1/6, 1/2। तो 1/6 ये सही उत्तर है। मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था? तो ये उद्योग धंधों की जो संस्थाएं होती थी श्रेणी कहलाती थी। अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था? कौशाम्बी, सांची, रुमिनदेई या सारनाथ? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें आर्थिक विषयों के बारे में चर्चा है? तो ये रुमिनदेई में है। भारत का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र शुंग? चंद्रगुप्त मौर्य को। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अशोक के शासन काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन। अशोक के निम्नलिखित अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। प्रयाग, कौशाम्बी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? अशोक के जो अभिलेख है उसमें रानी अभिलेख, प्रयाग और कौशाम्बी दोनों को कहा गया है। मौर्योत्तर काल में आते हैं। मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग, सातवाहन, कन्नौ या कुषाण? सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य वंश के समाप्त करने के बाद शुंग वंश का शासन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अग्निमित्र, शिशुनाग, पुष्यमित्र या कनिष्क? तो पुष्यमित्र शुंग ये सही उत्तर है। 185 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ? 185 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? मौर्य, शुंग, नंद या कन्नौ? तो ये बात हो रही है 185 ईस्वी पूर्व की। यवन डेमेट्रियस का आक्रमण था, आपको बताना है किस वंश के ऊपर था। नेक्स्ट, मगध का प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा था? तो ये शुंग वंश था। बहुत आसान प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे? पतंजलि, कालिदास, अश्वघोष? इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग ने टोटल कुल दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया था और दोनों ही बार पुरोहित के रूप में पतंजलि थे। मौर्योत्तर काल में किसने सेनानी की उपाधि धारण की थी? अब बात मौर्योत्तर काल की हो रही है, तो ये पुष्यमित्र शुंग है। किस वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना की गई थी? तो जो मनुस्मृति की रचना हुई है ये शुंग वंश के काल में हुई है। हालांकि ऑप्शन अभी ऊपर आता है, आप एक बार देख लीजिएगा, पर शुंग वंश के शासनकाल में हुई थी। किस वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना थी? यह रहा ऑप्शन, कन्नौ, सातवाहन, कुषाण और शुंग वंश। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया शुंग वंश सही उत्तर है।
कालिदास की नाटक मालविकाग्निमित्र में किस शुंग शासक की चर्चा की गई है? ये पुष्यमित्र शुंग की, देवभूति की, अग्निमित्र की, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा अग्निमित्र। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके शासन काल में आया था? कन्नौज, सातवाहन, कुषाण या शुंग? तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस जो है वो यहाँ पर आया था शुंग काल में। शुंग वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? देवभूति, अग्निमित्र, भागभद्र और पुष्यमित्र शुंग? सही उत्तर हो जाएगा ए देवभूति। देवभूति जो थे वो शुंग वंश के अंतिम शासक थे जिनकी हत्या वसुदेव ने की थी, और इसके बाद कन्नौ वंश का स्थापना हुआ था। तो आते हैं अब हम लोग कन्नौ वंश में। पहला प्रश्न बनता है कि कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव सही उत्तर हो जाएगा। कन्नौ वंश की सत्ता समाप्त की थी किसने? कुषाणों ने, आंध्र सतवाहनों ने, गुप्तों ने, राष्ट्रकूटों ने? तो ये आंध्र सतवाहनों ने की थी। कन्नौ वंश की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। पाटलिपुत्र, वैशाली, कन्नौज या कौनसाम्बी? कन्नौ वंश की जो राजधानी थी वो वापस से पाटलिपुत्र गई थी। तो कन्नौ वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कन्नौ वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति, नारायण, सुशर्मा या भूमिदेव? तो ये कन्नौ वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष, नागार्जुन, सबाकामी, उपगुप्त? सही उत्तर होगा ए अश्वघोष को कनिष्क ने अपने दरबार में रखा था। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में। सबसे पहला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? और आसान प्रश्न भी है ये। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या घटोत्कच? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किया था। अब हम लोग यहाँ से पूरे गुप्त वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं प्रश्न के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में। प्रश्न संख्या 2, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। तो गुप्त काल के समय जो राजकीय भाषा थी वो पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको उत्तर बताना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर सही क्या होगा। संस्कृत इसकी राजकीय भाषा थी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास, विष्णु शर्मा, विशाखदत्त, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। गुप्त साम्राज्य में किसे कर मुक्त कृषि भूमि दी जाती थी? सैनिकों को, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु या ब्राह्मण? तो ब्राह्मण सही उत्तर होगा। गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या था? 1/6, 1/4, 1/3 या 1/2? उपज का छठा, चौथाई, तिहाई या आधा भाग? तो उपज का छठा भाग था। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? आर्यभट्ट, सुश्रुत, वाराहमिहिर या विष्णु शर्मा? तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें। सही उत्तर होगा वाराहमिहिर। चंद्रगुप्त प्रथम के पिता कौन थे? घटोत्कच, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? सही उत्तर हो जाएगा घटोत्कच। गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है ए घटोत्कच, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के शासक लिच्छवी राजकुमारी से कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। सबसे पहले सोने के सिक्के गुप्त काल में किसने जारी किए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी करने वाला था चंद्रगुप्त
आप यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे हैं 2 चंद्रगुप्त है, प्रथम और द्वितीय, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, कन्नौज या दिल्ली? तो गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था? लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने खुद को कहना शुरू किया था। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी दौहित्र। खुद को कहने वाला जो शासक था, वो शासक जो खुद को लिच्छवी दौहित्र कहता था वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ही माता का नाम ऊपर दिया गया था, उसे आपको देख लेना है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में कितने राजाओं पर विजय प्राप्त की थी? 11, 13, 12 या 14? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, हरिसेन, समुद्रगुप्त, वराहमिहिर? सही उत्तर हो जाएगा बी, हरिसेन। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? सही उत्तर समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त ने किस नीति का अनुसरण किया था? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, इनमें से सभी? तो समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह और इनमें से सभी ऑप्शन में से चुनना है कि किस नीति का अनुसरण किया था। तो इन्होंने सभी नीति का अनुसरण किया था। गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक के शासनकाल को कला साहित्य का स्वर्णिम युग कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। इसमें आप बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो यह बहुत आसान है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई पाल काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्त काल में? तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? 321 ईस्वी पूर्व, 318 ईस्वी पूर्व, 319 ईस्वी पूर्व या 322 ईस्वी पूर्व? इसमें बताना है गुप्त संवत की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना के समय किसका शासन चल रहा था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो गुप्त होगा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में सेम वही बात है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बता ही दिया, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा शाहाबाद। बिहार के सुल्तानगंज में किसकी 7 फीट ऊंची एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? महावीर, बुद्ध, शिव या विष्णु? तो बिहार के सुल्तानगंज में जो 7 फीट ऊंची एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है वो महात्मा बुद्ध की है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? 42वीं बीपीएससी का प्रश्न है। बौद्ध धर्म दर्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या नालंदा? तो पाटलिपुत्र से था। बौद्ध धर्म में आते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महाकश्यप, मोगलीपुत्ततीश? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। कुछ आसान प्रश्न हैं, जैसे कि दूसरा प्रश्न, ये आप लोग बिना उत्तर बताए भी बता सकते हो। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये सब वो प्रश्न है जिसको आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। हर साल बौद्ध धर्म से प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड आ रहा है ना, तो हमें ये उम्मीद करना चाहिए कि प्रश्न जो है वो थोड़े अच्छे स्तर के आएंगे। बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या इनमें से कोई नहीं?
तो बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना थी इसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया। तो बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? कमला, निरंजना, गंगा नदी, सोन नदी। तो निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये पीपल वृक्ष है। बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के लिए किन कारकों को जिम्मेदार माना था? आंतरिक कलह, अग्नि, बाढ़, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का बात होता है तो बुद्ध, धम्म और संघ को माना जाता है, यानी कि सभी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर पूछे कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है तो वो आप बौद्ध नहीं बल्कि जैन धर्म लिखेंगे। यहाँ बौद्ध धर्म के 3 कीमती चीज़ों का बात हुआ है, बोलचाल की भाषा में इसे त्रिरत्न कह दिया गया है, लेकिन त्रिरत्न का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। बौद्ध धर्म किस में विश्वास रखता था? तो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, जबकि आत्मा में और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक या ए और सी, माने अभिधम और सूत पिटक दोनों। तो बौद्ध संघ के नियमों का जो वर्णन है वो विनय पिटक में है। बौद्ध दर्शन की चर्चा कहाँ की गई है? विनय पिटक, अभिधम पिटक या सूत पिटक? तो बौद्ध दर्शन की जो चर्चा की गई है वो कहाँ की गई है? तो अभिधम पिटक में। बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक। महाकाव्य बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? आनंद, उपाली, वसुमित्र या अश्वघोष? तो अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। सौंदरानंद भी इनकी रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। अश्वघोष इसके सही उत्तर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर कपिलवस्तु? तो ये बताना है कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु स्थल है वो कौन सा था? तो ये कुशीनगर है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पहले बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली, जबकि तृतीय का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को के गृह त्याग से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक या चिन्ह क्या है? किस चिन्ह से दर्शाया जाता है कि महात्मा गांधी ने महात्मा बुद्ध ने गृह का त्याग किया था? पीपल वृक्ष, घोड़ा, स्तूप या कमल? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग यानी कि महाविनिष्क्रमण को घोड़ा से संबोधित किया जाता है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, प्रजापति गौतमी या यशोधरा? महात्मा बुद्ध की जो माँ थी, महात्मा बुद्ध की जो माँ है, इनका नाम क्या था ये आपको बताना है। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था। अब हम लोग आ गए हैं वीडियो के अंत में। ऑलमोस्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? जमाली, राहुल, सिद्धार्थ या आदिनाथ? ये आपको बताना है। फिलहाल जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव को माना गया है, जबकि वास्तविक संस्थापक का बात होता है तब लोग महावीर स्वामी को मानते हैं। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, जबकि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम बताना है। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? जमाली, राहुल, सिद्धार्थ या आदिनाथ? जमाली महावीर स्वामी के दामाद और पहले शिष्य थे। राहुल, सिद्धार्थ और आदिनाथ
ये आपको बताना है कि महावीर स्वामी के पिता कौन थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो यह सिद्धार्थ सही उत्तर होगा। लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला किसकी माता थी? अरिष्टनेमी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिला है? नेमिनाथ, महावीर, शंभुनाथ या ऋषभदेव? तो जैन तीर्थंकरों में ऋषभदेव का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिला है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, नेमिनाथ या महावीर? तो महावीर 24वें थे। महावीर के ठीक पहले 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम बताना है। महावीर, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ में? तो सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? गया, पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा? तो जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य, इनकी जन्म स्थली थी गया, पाटलिपुत्र, वैशाली और चंपा में आपको चुनना है। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य, 12वें तीर्थंकर थे और इनका जन्मस्थली चंपा थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र और राजगृह ऑप्शन में है। सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सापकमीर, स्थूलभद्र, महाकश्यप, देवार्थ, क्षमाश्रमण? तो स्थूलभद्र इसके सही उत्तर हो जाएंगे। सो प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। आयोजन पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अजातशत्रु? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। जैन धर्म में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? तो ये 5वें महाव्रत को जोड़ने वाले महावीर स्वामी थे, जो कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य था। सो फ्रेंड्स, ये प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। अब एकदम से लास्ट कड़ी में 2-3 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं गुप्तोत्तर काल से, और फिर हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और PPSC 69वीं के पहले आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस नहीं करें। अब बहुत कम समय बचा है और इसमें हमें हमारे रिवीजन को बेहतर करना है, तो वो बेहतर करने के लिए हमें फोकस्ड करना होगा अपने समय को यूजफुल बनाने के लिए। तो हर वो समय जैसे कि आप खाना बना रहे हैं या एक्स्ट्रा का यूज कर रहे हैं, उस समय आप इस वीडियो को चलाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पहला प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ए गोपाल। उदंतपुरी महावीर एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक? उत्तर हो जाएगा डी गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अब विक्रमशिला का बात हो रहा है तो धर्मपाल। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? वैशाली, गया, भागलपुर, पटना? भागलपुर। बिहार के मुंगेर जिले को अपना राजधानी किसने बनाया था? तो ये पाल शासक ही थे जिन्होंने बनाया था, देवपाल। किस काल में कांस्य की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? पाल, मौर्य, गुप्त काल या शुंग काल? एक उन्नत टाइप का मूर्ति बनना शुरू हुआ था। किस काल में कांस्य की मूर्ति का निर्माण एक उन्नत शैली के रूप में हुआ था? तो पाल काल में हुआ था।
पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे तिरहुत, राजगीर, पाटलिपुत्र या गया से, तो सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रोत्साहित किया गया था, तो महायान को। पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी, कर्नाट, चेर, सेन, तो सेन वंश की स्थापना हुई थी। सेन वंश के संस्थापक कौन थे, सामंत, विजय सेन या लक्ष्मण सेन, तो सामंत सेन संस्थापक थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस पालकालीन शासक के दरबारी थे, ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। लक्ष्मण सेन किनके अनुयायी थे, तो शिव धर्म के अनुयायी थे, या विष्णु धर्म के, या बौद्ध धर्म के, या जैन धर्म के, तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु धर्म के। और सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये लक्ष्मण सेन थे। किस पाल शासक ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तकों की रचना की, तो ये रचना करने वाले विजय सेन थे। और ये आखिरी प्रश्न है, किस शासक को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, गोपाल, महिपाल प्रथम, रामपाल या देवपाल को। तो ये जो द्वितीय संस्थापक है इनको आपको कमेंट बॉक्स